दाल चावल, अब डिमसम है इन। हाथी की होती थी शानदार सवारी, अब फ्लाईओवर की है बारी। कुछ बदलता हुआ, कुछ पहले सा है कलकत्ते का सीन। इस डोम की ऊंचाई से ये सारे नजारे देखती हूँ मैं। कितनी किस्से कहानियां हूँ मैं समेटे हुए। तो शुरू करें, 1 2 3। कभी बनता था पटचित्र मेरा, अब बनता है मीम। उम्र है मेरी 300-400 साल और हजारों है थीम। लड़की तो भली है ये, मगर ना जाने क्या क्या बोल जाए। तभी खुद आ गया मैं बनाने एक बेहतरीन टीम। बीवियों और सज्जनों, इनसे मिलिए। आप लोग जहां बैठे हैं, किसी समय ये यहाँ घूमा करते थे। जुरासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं। 16 जनवरी 1941 की रात एक गाड़ी 38/2 एल्गिन रोड से तेजी से निकलती है और सीधा घुस जाती है बंगालियों के दिल और आत्मा में। नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे, जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे। और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते को फिर कभी नहीं मिला। अच्छा, तो चलो ये भी बता दो कि कलकत्ते का सबसे बड़ा विलेन कौन है? इस पर तो मैं एक ऐसे विलेन का नाम लूंगा जिसका कोई नाम ही नहीं। नाम ही नहीं? मतलब? 1989 में लगातार 6 महीनों तक एक अनजान व्यक्ति रात के अंधेरे में सड़क पर सोते हुए 13 बेघर लोगों का पत्थर से खून करता है। मीडिया ने उसे नाम दिया स्टोन मैन। नहीं, इतने भयानक किस्से से इतिहास की शुरुआत होगी? मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा विलेन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों? वाह भाई वाह, नौकरी की तो कलकत्ते में, थिएटर किया तो कलकत्ते में, पर फिल्मों की बारी आई तो पहुंच गए बंबई। क्या जाता अगर बांग्ला सिनेमा में ही रोमांटिक हीरो बन जाते? इस लॉजिक से तो क्लिफ रिचर्ड का बचपन भी यही गुजरा है, कलकत्ता में। अरे मतलब हावड़ा में। एक ही बात है, वो भी यही रहते तो शायद सुमन चटर्जी की जगह खुद ही जीवनमुखी गाने लगते, है ना? और पेले, वो भी तो कलकत्ता आए थे। और लियोनेल मेसी। मैं एक बात साफ कह दूं, फुटबॉल को लेकर कोई मजाक नहीं। मोहन बागान क्लब के जाबाज खिलाड़ियों ने अंग्रेज टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 स्कोर से हरा दिया था। जरा सोचो तो, अंग्रेजों के राज में पराधीन देश अंग्रेज टीम को ही हरा देता है, और एक ऐसा दल जिसमें सभी भारतीय हैं। कलकत्ते के इतिहास में जगमगा रहा है ये दिन। वाकई, पर उसी साल ही तो भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। उससे पहले 139 सालों तक मैं ही तो राजधानी था, ब्रिटिश भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर। ओहो, इसमें दुखी होने की क्या बात है? उन दिनों कलकत्ते में स्वाधीनता आंदोलन की एक ऐसी लहर थी जो अंग्रेजों से संभाले नहीं समझ रही थी। तभी उन्होंने 1905 में तय किया कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। लॉर्ड कर्जन ने एक कलकत्ता षड्यंत्र का एक महाकेंद्र बन गया है, इसे इस सिंहासन से हटाना ही पड़ेगा। हरी याद नहीं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी इंडियन एसोसिएशन यहीं पर तो बनी थी। फिर यही गठित हुई ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिससे आगे चलकर कांग्रेस का जन्म हुआ। तभी तो अंग्रेज
सुरेंद्र नाथ को सरेंडर नॉट बुलाते थे और इसी पुरजोर विरोध के चलते ही तो अंग्रेज बंगाल के टुकड़े करने में असफल रहे। हाँ, तभी तो 6 साल बाद गुस्से में आकर राजधानी को ही बदल डाला। पता है इससे क्या साबित होता है कि तुम एक बहुत ही प्रभावशाली शहर हो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला शहर। हाँ, जिसे एक दिन मजाक के तौर पर। ये भी तो सच है कि ब्रिटिश काल में तुम ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे खास शहर के रूप में जाने जाते थे। मतलब लंदन के बाद तुम्हारा इनाम आता था। अरे वो तो बस पैसों के लिए, सिर्फ कर संग्रह और जूट विक्रय से ही अंग्रेज करोड़ों रुपए कमा लेते थे। क्या मुसीबत है, अगर कलकत्ते की निंदा करूं तो तुम चिढ़ जाते हो और तारीफ करूं तो खुद ही निंदा करने लगते हो। मतलब बस बहस करनी है ना? बहस करना तो मेरे खून में है। जानते हो भारत में पहला सेंसरशिप कानून क्यों बनाया गया था? क्यों? 1872 में